हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। प्रकृति के अनुग्रह में जब व्योमकेश के साथ सत्यवती के दाम्पत्य कलह बाधा डालता, तब मैं निष्पक्ष होकर उसका आनंद उठाता। लेकिन जब दाम्पत्य कलह में स्त्री और पुरुष के संबंध में अपेक्षाकृत उत्कृष्टता का विषय आता तो मजबूरन मुझे व्योमकेश के पक्ष को अपनाना पड़ता। फिर भी दोनों मित्र एकजुट होकर हमेशा सत्यवती के साथ नहीं उठते। वास्तव में मानव के इतिहास में पुरुष जाति के दुष्कर्मों के उदाहरण इतने अपर्याप्त रूप से दर्ज है कि उनका खंडन करना एक प्रकार से असंभव है। अंततः हमें अपने संघर्ष में विफल होना पड़ता। कुछ समय से कोलकाता शहर में एक नए उत्पाद का प्रादुर्भाव हुआ है। एक दिन सर्द सुबह समाचार पत्र के साथ चाय पीते हुए व्योमकेश और मैं इसी पर चर्चा कर रहे थे। जिस घटनाक्रम की शुरुआत हुई है उसकी प्रक्रिया मोटे तौर पर इस प्रकार है। कभी एकाधिक भद्र वर्ग की युवतियाँ यह समझकर कि ज़्यादातर पुरुष काम पर गए हैं और घर पर महिलाएं भोजन आदि करके दिन भर की नींद लेने की कोशिश कर रही है, दोपहर में बाहर निकलती है। इस समय युवतियाँ जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। यदि घर की गृहिणी सतर्क होती है तो वो दरवाज़ा नहीं खोलती और पूछती है, कौन? एक युवती बाहर से कहती है, चिकन का काम करने के लिए अच्छे साड़ी ब्लाउज लाई हूँ, दाम बहुत सस्ता है, क्या खरीदोगी? गृहिणी सोचती है कि यह ठेले वाला है और दरवाज़ा खोल देती है। तभी युवतियाँ भीतर घुसकर चाकू या पिस्तौल दिखाकर पैसे गहने लूट कर निकल जाती है। इस प्रकार की घटनाएं पहले भी कई बार हुई है। अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। उस दिन समाचार पत्र पढ़कर मैंने देखा कि इसी प्रकार की घटना पिछले दिन दोपहर में काशीपुर के एक गृहस्थ के घर में हुई थी। मैंने व्योमकेश को यह खबर पढ़कर सुनाई। उसने थोड़ा हंसते हुए कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, लड़कियां तो दोपहर में डकैती करती ही है। इस समय सत्यवती कमरे में प्रवेश कर गई। दरवाजे के पास खड़ी होकर व्योमकेश की तरफ चतुर दृष्टि डालते हुए बोली, आहा, लड़कियां दोपहर में डकैती करती है और तुम सब साधु पुरुष। व्योमकेश ने सत्यवती को सुनाने के लिए यह बात नहीं कही, लेकिन जब सत्यवती ने सुन लिया और जवाब दिया तो फिर पीछे हटना संभव नहीं था। व्योमकेश ने कहा, हम सब साधु पुरुष है ऐसा नहीं कहा, लेकिन तुम ही कम नहीं हो। इसीलिए तर्क शुरू हो गया। सत्यवती तख्तपोश के किनारे पर बैठ गई और बोली, लड़कियों की निंदा करना तुम्हारी आदत है। लड़कियों ने क्या किया सुनो? व्योमकेश ने कहा, अधिक कुछ नहीं, दोपहर में डकैती। मैंने समाचार पत्र से दोपहर की डकैती का हिस्सा पढ़कर सुनाया। सत्यवती ने कहा, ठीक है, मान लिया उन्होंने गलती की है, पेट के दबाव में अन्याय किया है, लेकिन तुम लोग जो हत्या खून कर रहे हो, युद्ध भड़काकर हजारों लोगों को मार रहे हो, उसका क्या? तुम्हारे मुकाबले लड़कियों ने कितनी हत्या की है? व्योमकेश ने देखा और कहा, तुम इतने दिनों घर में बंद थे, इसीलिए खास फायदा नहीं उठा पाए। अब आज़ादी पाकर तुम्हारी ताकत बढ़ गई है, धीरे धीरे और बढ़ेगी। बंकिम चंद्र ने कब का देवी चौधरानी के बारे में लिखा है। देवी चौधरानी उस समय की लड़की थी, इसी में है। अगर वो आज की लड़की होती तो क्या होता, ये सोचो अजीत। सत्यवती ने हाथ हिलाकर कहा, उन सब बेकार की बातों से मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। क्या तुम कोई सच्चा उदाहरण दिखा सकते हो जहाँ किसी लड़की ने हत्या की हो? व्योमकेश ने कहा, सच्चा उदाहरण चाहिए? अरे ये तो बस 2 महीने पहले की बात है। जेनाना फाटक की एक बंदीवान ने जेल के गार्ड को मारकर गायब हो गई थी। सत्यवती हंस पड़ी। 2 महीने पहले एक लड़की ने एक हत्या की थी। इन 2 महीनों में तुम लोगों ने कितनी हत्या की है, उसका हिसाब दो। आज की अखबार में भी एक पुरुष द्वारा की गई हत्या की खबर थी, लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया। इसके बजाय मैंने कहा, आज की अखबार में स्त्री जाति की क्रूरता का एक गंभीर उदाहरण है। एक धोबी ने एक महिला की कीमती रेशमी साड़ी में खरोच डाल दी थी। उस महिला ने उसके नाक को काट लिया। धोबी की हालत दयनीय है, वह अस्पताल में है, बचेगा या नहीं ये संदेह है। सत्यवती निर्दयता से हंसकर बोली, झूठी बातें करने में तुम लोगों का कोई मुकाबला नहीं। तुम सब झूठे, चोर, डाकू और हत्यारे हो। हमारी बहस कितनी दूर बढ़ेगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस समय बाहर के दरवाजे पर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर हम चौंके। सत्यवती विजयिनी की तरह गर्व से भीतर चली गई। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा
डाकिया एक मोटे गोले वाला लंबा लिफाफा देकर चला गया। व्योमकेश के नाम पर लिफाफा था, प्रेषक का उल्लेख नहीं। मैंने लिफाफा उसे दे दिया। वह चिंतित होकर उसे चेक करने लगा। नवीन लेखक की पांडुलिपि लगती है, सुबह की मेल में भेज दो। हम पुस्तक प्रकाशन के व्यापार में साझेदार होने के कारण उत्साही नए लेखकों के द्वारा अक्सर पांडुलिपियाँ प्राप्त करते रहते हैं। इसीलिए व्योमकेश मोटे लिफाफे के पत्र को देखते ही ध्यान कर लेते हैं। मैंने कहा, ये पांडुलिपि नहीं हो सकती, खोल कर देख लो। उसने कहा, तुम खोल कर देखो। मैंने लिफाफा खोला। ये पांडुलिपि नहीं थी, लेकिन किसी ने व्योमकेश को लंबा पत्र लिखा है, लगभग एक छोटी कहानी के बराबर। व्योमकेश काफ़ी आश्वस्त होकर तख्त पर लंबा हो गया। बोला, ये प्रेम पत्र नहीं है। ज़रूर, तो तुम पढ़ो, मैं सुनता हूँ। तख्त के पास कुर्सी खींचकर मैंने पत्र पढ़ना शुरू किया। हाथ की लिखाई बहुत स्पष्ट नहीं थी, थोड़ा कठिनाई से पढ़ना पड़ता था, लेकिन भाषा काफ़ी धारदार थी। श्री व्योमकेश बख्शी महाशय के समक्ष सविनय नमस्कार पूर्वक निवेदन। मेरा नाम श्री चिंतामणि कुंडू है। पुलिस मुझे हत्या के मामले में फंसाने का प्रयास कर रही है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अगर मेरी ताकत होती तो मैं आपके साथ मिलता, मेरे बोलने से मेरी बात और स्पष्ट होती। लेकिन कई सालों से मैं पक्षाघात के कारण अपंग हो गया हूँ। मेरा बायां अंग निष्क्रिय हो गया है। मैं घर के भीतर थोड़ा चल फिर कर सकता हूँ, इसलिए मैं पत्र लिखने के लिए बाध्य हुआ हूँ। जो गंभीर मामला घटित हुआ है उसे बयान करने से पहले मैं अपना परिचय थोड़ा बताना चाहता हूँ। मेरी उम्र अब 57 वर्ष है। पत्नी और पुत्र नहीं है, केवल 3 घर है। इन घरों को मैंने किराए पर दिया है। इनमें से एक घर के दूसरे मंजिल पर 2 कमरे में मैं रहता हूँ। सेवक रामधीन मेरी देखभाल करता है। शीर्षक में पता देखकर समझेंगे कि मैं कोलकाता के पूर्व दक्षिण क्षेत्र में रहता हूँ। सड़क काफ़ी चौड़ी है। जिस घर में मैं रहता हूँ वो सड़क की एक तरफ है और मेरे अन्य 2 घर लगभग उसके सामने सड़क की दूसरी तरफ है। ये 2 घर अपेक्षाकृत छोटे और 1 मंजिल के हैं। इनको आप जुड़वा घर कह सकते हैं। दोनों घरों के बीच में खिड़की की तरफ जाने का एक संकरा गली है। मैं बीमारी के कारण अपंग हूँ। 2 कमरों के बीच ही मेरा जीवन है। पक्षाघात होने से पहले मैं दलाली करता था। बहुत दौड़ भाग की है। दौड़ भाग करना मेरी आदत बन गई थी, इसलिए अब मैं सारा दिन खिड़की के सामने बैठकर सड़क पर लोगों की चाल ढाल देखता हूँ। मैंने एक बाइनोकुलर खरीदी है, उसी से मैं दूर के दृश्यों को देखता हूँ। बाइनोकुलर से कई बार घर के अंदर का दृश्य भी देखा जा सकता है। मैं अपने जुड़वा घर के किराएदारों पर नज़र रखता हूँ। जो लोग सक्षम हैं वे सिनेमा थिएटर देखने जाते हैं। मैं खिड़की पर बैठकर बिना किसी वस्त्र उपयोग के बहती जीवंत की धारा देखता हूँ और दूरबीन लगाकर पृष्ठभूमि का दृश्य देखता हूँ। मैंने कितने विविध दृश्य देखे हैं, सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन ये बात छोड़े। 1.5 महीने पहले पौष महीने के मध्य में एक युवक मेरे पास मिलने आया। उसका कद छोटा सा, गर्दन पर कटी हुई भूरे रंग की बाल, तरोताज़ा चेहरा, नाक के नीचे एक छोटी तितली मूंछ है। पहनावे में महंगी विदेशी पोशाक, उसके ऊपर ऊंट के पाल का कोट। दरवाजे के पास खड़े होकर उसने सम्मानपूर्वक कहा, मेरा नाम तपन सेन है, क्या मैं आ सकता हूँ? मैं उस समय खिड़की के पास बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहा था। मुंह उठाकर मैंने कहा, आइए। तपन सेन अंदर आकर एक कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। मैंने कहा, क्या काम है, बताइए। वह खिड़की के बाहर अंगुली दिखाते हुए बोला, आपके जोड़ा घर में एक घर खाली हो गया है, इसीलिए आया हूँ। अगर आप मुझे किराए पर दे। ये घर कुछ समय से खाली पड़ा था। पिछले किराएदार ने घर को बर्बाद कर दिया था। फिर मैंने इसे मरम्मत कराया और चमकाया था। तय कर लिया था कि अगर अच्छा किराएदार नहीं मिला तो किराए पर नहीं दूंगा। उस युवक को देखकर अच्छा लगा। उसके कपड़ों से ऐसा लग रहा था कि वह समृद्ध है। मैंने पूछा, आप क्या करते हैं? उसने अपने ओवरकोट की जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर फिर रख दिया। शायद मेरी तरह बड़े लोग की इज्जत करते हुए उसने सिगरेट नहीं पी। उसने कहा, मैं अखबार के दफ्तर में काम करता हूँ, रात का संपादक। मैं पूरी रात काम करता हूँ और पूरा दिन सोता हूँ, कहकर वह थोड़ा हंस दिया।
मैंने कहा, घर में कौन कौन है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी सही में शादी की है, मैं और मेरी पत्नी, और कोई नहीं। मन ही मन खुश हुआ। बच्चे होते तो घर खराब कर देते, दीवारों पर रंग कर चित्र बनाते। मैंने कहा, अच्छा, मैं आपको किराए पर दूंगा, 150 रुपये किराया। वो थोड़ी हिचकिचाते हुए बोला, मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मैंने कहा, सजाया हुआ घर, बिस्तर, टेबल, चेयर, अलमारी सब मिलेगा। ठीक है, तो राज़ी? क्या मैं घर एक बार देख सकता हूँ? चाबी दी, तपन सेन गया और घर देख कर आया। फिर 150 रुपये निकाल कर दिया और बोला, ये लीजिए 1 महीने का किराया। मैंने पैसे की रसीद लिखकर कहा, आप कब से घर में आएंगे? उसने कहा, कल अंग्रेज़ी महीने की 1 तारीख। घर तो खाली पड़ा है, अगर आप अनुमति दें तो आज ही से किसी समय आ सकता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, जब चाहे आए। तपन सेन चाबी लेकर चला गया। सोचकर मन में खुशी हुई कि अच्छा किराएदार मिल गया है। उस दिन पूरे दिन भर मैं खिड़की पर बैठकर घर की तरफ देखता रहा, लेकिन तपन अपनी पत्नी को लेकर नहीं आया। सुबह खिड़की खोलकर देखता हूँ कि वे आ गए हैं। मुख्य दरवाज़ा खुला है, निश्चित रूप से रात को किसी समय सामान लेकर आए हैं। मेरी जिज्ञासु नज़रें उसी तरफ घूमने लगी। सुबह 9:30 बजे एक युवती अंदर से आकर मुख्य दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर कुछ मिनट बाद वह खिड़की के दरवाजे से बाहर जाती है। तब मैंने उसे अच्छे से देखा। लंबी छुई मुई जैसी भूमिका, उसके सिर पर एक बड़ी चोटी गर्दन पर बंधी हुई है, हाथ में एक छोटा अटैची केस है। मैंने सोचा वह पूरी रात काम करके अब सो रहा होगा, इसीलिए उसकी पत्नी बाजार गई है। लेकिन दोपहर बीत गई, वो वापस नहीं आई। पूरी तरह से वह अपराह्न में लगभग 4 बजे वापस लौटी। उसने मुख्य दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, गलियों से होते हुए खिड़की की ओर चली गई। शायद वह अपने पति महाशय की नींद में खलल डालना नहीं चाहती। कुछ समय बाद मैंने रामाधीन को भेजा। नए किराएदार आए हैं, उनके सहूलियत असुविधाओं की जानकारी लेनी होगी। खिड़की पर बैठकर मैंने देखा, रामाधीन ने दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की ने दरवाज़ा खोला। रामाधीन के साथ बात करके लड़की ने एक बार मेरी खिड़की की ओर देखा, फिर रामाधीन के साथ ऊपर मेरे पास आई। दूर से मैंने उसे देखा था, अब करीब से देख रहा था। बेहद सुंदर चेहरा, लंबा कद, शरीर में कोई अतिरिक्त चर्बी नहीं। बाई गाल पर मसूर की तरह एक लाल तिल, जो उसके चेहरे की लालिमा बढ़ा रहा था। एक बात मैंने देखी, पति पत्नी की उम्र लगभग समान है, 23-24। शायद प्रेम में पड़कर शादी की है। आजकल तो ऐसे बहुत देखने को मिलते हैं। छोटा सा नमस्कार करके उसने कहा, मेरा नाम शांता है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें बहुत सुंदर घर मिला है। उसकी बात करने का तरीका जितना मीठा था, उसकी आवाज़ भी उतनी ही नरम थी। मैंने कहा, बैठो आप। उसने सिर हिलाकर कहा, आप मुझे आप मत कहो, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें अगर कामकाजी मदद की ज़रूरत हो तो तुम नए पाड़े में आई हो। उसने कहा, कामकाजी मदद की ज़रूरत नहीं है, हम 2 लोगों का है, मैं अकेले सब काम संभाल लूँगी। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है, तो आज सुबह तुम निकली थी, अब लौटी हो, पूरे दिन कहाँ थी? उसने कहा, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, चेतला की ओर एक छोटी लड़कियों का स्कूल है, वहाँ शिक्षिका का काम करती हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, उसे खाना बनाना होगा, शाम के बाद वह काम पर जाएगा। शांता थोड़ा मुस्कुरा कर गर्दन हिलाते हुए चली गई। ये दोनों मुझे पसंद आए हैं। फ़िलहाल किराएदारों के साथ ही मेरी ज़िंदगी गुजर रही है। वे मेरे घर में रहते हैं, किराया देते हैं, अपने धंधे में रहते हैं, मेल मिलाप नहीं है। जोड़ घर के दूसरे हिस्से में एक मद्रासी परिवार है। वे मेरी भाषा नहीं समझते, केवल महीने के अंत में किराया देकर रसीद ले जाते हैं। उनके साथ मेरे दिल का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये नवयुवक बंगाली दंपत्ति ने मेरे दिल को खींच लिया है। खिड़की पर बैठकर मैंने देखा, शाम होने के बाद तपन कोट पैंट और ओवरकोट डालकर खिड़की की गली से बाहर हुआ। घर के सामने लैंप के नीचे खड़ा होकर सिगरेट जलाया, फिर बस की सड़क की ओर चला गया। वो सारी रात बाहर रहेगा, सुबह के वक्त काम खत्म करके लौटेगा। इसके बाद उनका नियमित बंधा जीवन चलने लगा। सुबह 9:30 बजे शांता स्कूल पढ़ाने चली जाती, शाम को लौटती है। तपन शाम के बाद बाहर होता है, रात में कब लौटता है नहीं जानता। उनका जीवन बहुत शांति से चल रहा है। घर में मेहमान नहीं आते, शायद दोस्तों रिश्तेदारों में कोई करीबी नहीं है।
तपन रात में घर से बाहर जाने के बाद घर की इलेक्ट्रिक लाइटें बंद कर देता है। केवल सामने के कमरे में हल्की मोमबत्ती जलती है, वह भी 8 बजे से पहले बुझ जाती है। शांता शायद पूरे दिन की थकावट के बाद जल्दी सो जाती है। उनके बारे में मेरे मन में काफ़ी जिज्ञासा है, इसीलिए जब भी मौका मिलता है दूरबीन लगाकर उस घर को देखता हूँ। लेकिन बाहर से घर के अंदर कुछ भी देखा नहीं जा सकता। मुख्य दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है और मुख्य खिड़की पर पर्दा खींचा रहता है। केवल रात के समय पर्दे के भीतर मोमबत्तियों की नरम रोशनी दिखाई देती है। एक दिन रविवार की सुबह शांता आई और थोड़ी देर मेरे साथ बात की। मैंने रहस्यपूर्ण अंदाज में कहा, आपका किताब भी अब भी सो रहा है लगता है। उसने लज्जा से कहा, हाँ, पूरे रात सो नहीं पाते इसलिए। मैंने कहा, मैंने रात में देखा कि आप बिजली की बत्ती नहीं जलाते हो, क्यों बताओ। शांता चौंक गई और बोली, मेरी आंखें ठीक नहीं है, तेज़ रोशनी अधिक देर तक सहन नहीं होती और वो कम रोशनी में देख नहीं पाते, इसलिए वो जाते ही बिजली बुझा देती हूँ और दिया जला लेती हूँ। आपने देखा है ना? हाँ, मैं तो सुबह से शाम तक इस खिड़की के पास बैठा रहता हूँ। शांता सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोली, सच में आपके तो कहीं जाने का रास्ता नहीं, तो मैं कभी कभी आऊँगी, उसे भी भेज दूँगी। इस तरह चल रहा था। एक दिन शाम के बाद तपन भी काम पर जाते हुए मेरे पास आया और 2-4 बातें करके चला गया। फिर एक दिन गहरी रात में एक बात पर ध्यान दिया। मैं सामान्यतः रात 9:30 बजे सोता हूँ, लेकिन मुझे अनिद्रा रोग है, कभी कभी रात में नींद नहीं आती, तब लगभग सारा रात जागता हूँ। 2 हफ्ते पहले रात सही समय पर सो गया, लेकिन सोने का कोई असर नहीं हुआ। 12 बजे तक कोशिश करके उठ पड़ा। सोचा एक प्याला गर्म कोको पीने से नींद आ सकती है। स्टोव जलाकर पानी गर्म करने लगा। रामाधीन मेरे कमरे के बाहर दरवाजे के सामने सोता है, उसको जगाया नहीं। सर्द रात, खिड़की बंद है। अचानक कुछ सोचकर खिड़की का पर्दा उठाकर बाहर देखा। शांत रात में सड़क पर कोई आदमी नहीं था। जोड़ी घर के सामने सड़क की बत्ती जल रही थी। दोनों घरों के अंदर अंधेरा था। एक आदमी उस तरफ की फुटपाथ से आता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके सिर से घुटनों तक काले कपड़ों में ढका था। जब वह जोड़ी घर के सामने आया तो उसने गर्दन घुमाकर पीछे और चारों ओर देखा, फिर सू करके दोनों घरों के बीच गली में घुस गया और उसे मैंने फिर नहीं देखा। लेकिन कुछ मिनट बाद तपन के कमरे में बिजली जल उठी और फिर बुझ गई। कोको तैयार करके पीते पीते सोचने लगा, वो आदमी कौन था? उसके हाव भाव में जैसे सतर्कता थी। उस गली से मद्रासियों की खिड़की दरवाजे पर भी जाना संभव है, लेकिन मद्रासी संख्या में बहुत सारे हैं। शाम के बाद दरवाजे ताले लगाकर सो जाते हैं। यह आदमी निश्चित रूप से तपन के कमरे में गया है। तपन रात में घर पर नहीं रहता, शांता अकेली रहती है। इस समय वह आदमी चुपचाप आया है। ये क्या मामला है? गहरी रात, पति अनुपस्थित, घर में एक युवती के अलावा और कोई नहीं। इस समय एक व्यक्ति रैपर से ढका आता है, यानी मन खराब हो गया। शांता को मैं अच्छी लड़की मानता था, लेकिन आजकल चेहरे देखकर पत्नी का चरित्र समझना कठिन है। मर जाए, मुझे क्या? किराएदारों की पत्नियां क्या कर रही है ये जानने की मुझे ज़रूरत क्या? मुझे समय पर किराया मिल जाए ये काफ़ी है। एक बार सोचा कि खिड़की पर खड़े होकर देखूंगा वह आदमी कितनी देर में बाहर आता है, लेकिन कोको पीकर थोड़ी नींद आने लगी। मैं लेट गया। आने वाली नींद को झंझोड़कर जगाने पर शायद सारी रात जागना पड़ेगा। इस घटना के बाद 2 हफ्ते बीत गए हैं। पिछले रविवार को तपन आकर घर का किराया दे गया और कुछ उल्लेखनीय नहीं हुआ। मैंने तपन को उस रात्रि आगंतुक के बारे में नहीं बताया, क्या ज़रूरत मुझे। फिर अचानक परसों रात का मामला। परसों रात भी मुझे अनिद्रा ने पकड़ लिया था। 12 बजे तक बिस्तर पर इधर उधर करता रहा। स्टोव पर कोको का पानी चढ़ा खिड़की के पर्दे को उठाकर झाँका। वह रैपर ढका आदमी जैसे मेरे झाँकने का इंतज़ार कर रहा था। वह फुटपाथ पर तेज़ी से आया और गली के मुहाने के पास थोड़ा अंदर जाकर छिप गया। फिर उसी दिशा से एक और आदमी आते दिखा। गर्दन में कंफर्टर लिपटा वह गली के मुहाने तक आकर खड़ा हो गया। अनिश्चित रूप से इधर उधर देखने लगा। मुझे लगा वो रैपर ढका आदमी का पीछा कर रहा था। अब उसे नहीं देख पा रहा है। इस समय रैपर ढका आदमी ने मुंह से रैपर हटा लिया।
आश्चर्य से पहचाना, तपन। फिर एक क्षण में एक भयानक घटना घट गई। तपन के हाथ में एक चाकू चमक उठी। वह एक लम्हे में आगे बढ़कर कंफर्टर लिपटे आदमी के सीने में चाकू घोंप दिया। वह आदमी फुटपाथ पर गिर पड़ा। तपन बिजली की गति से फिर गली में घुस गया। मैं हतप्रभ होकर देख रहा था। वह आदमी फुटपाथ पर निर्जीव पड़ा है। उसके मुंह से एक काकोती तक बाहर नहीं आ रहा। निश्चित रूप से मर गया। मेरे घर में टेलीफोन है। इस घटना के झटके को समेटकर मैंने थाने में फ़ोन किया। हमारा थाना पास में है। 5 मिनट में पुलिस आ गई। दरोगा जी ने मेरी बयान सुनकर तपन के घर को घेर लिया। तपन को घर पर नहीं पाया गया। शांता सो रही थी। उसे कुछ नहीं पता। तपन खिड़की के दरवाजे से घर में आया था, इसमें कोई संदेह नहीं। उसने घर में कपड़े बदलकर शांता को जगाए बिना चुपचाप भाग निकलने का काम किया है। उस रात शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। बाद में पता चला कि मृत व्यक्ति का नाम विधुभूषण एच था, जो बर्धमान के पुलिस के कर्मचारी थे। हाल ही में छुट्टी लेकर कोलकाता आया था। तपन के घर पर पुलिस का पहरा है। तपन अभी तक पकड़ा नहीं गया है। दरोगा बाबू लगातार शांता से पूछताछ कर रहे हैं, जबकि वह बेचारी निर्दोष है। मैं उसके प्रति अन्यायपूर्ण संदेह कर रहा था। इसके लिए मुझे शर्म आती है। अब मुझे समझ आ रहा है कि तपन ही मध्यरात्रि में रैपर लेकर घर लौट आया था। इस बीच मेरी स्थिति दयनीय हो गई है। मुझे नहीं पता कि तपन ने क्यों हत्या की। फिर भी हर घंटे नए पुलिस अधिकारी आकर मुझसे पूछताछ कर रहे हैं। मैं चलने फिरने में असमर्थ एक लंगड़ा इंसान हूँ, लेकिन पुलिस को लगता है कि हत्या के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरा अपराध ये है कि तपन मेरा किराएदार है और मैंने हत्या की घटना देखी है। अब मैं आपके सामने विनम्र अनुरोध करता हूँ, मुझे बाहर निकालिए। मेरी जान थक चुकी है। पुलिस शायद संदेह के आधार पर मुझे पकड़कर जेल में डाल दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊँगा। मेरे पास पैसे हैं। अगर आप मुझे बचा सकते हैं तो मैं आपको खुश कर दूँगा। और क्या अधिक, जितनी जल्दी हो सके मुझे पुलिस के झमेले से बचाए। मैं आपके प्रति हमेशा आभारी रहूँगा। श्री चिंतामणि कुंडू। पत्र पढ़ने के बाद व्योमकेश ने मेरे हाथ से पत्र लेकर सोचते सोचते पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने एक और कप चाय लाने के उद्देश्य से रसोई की ओर बढ़ा। सत्यवती शायद नाराज़ है, उसे भी मनाना आवश्यक है। आधे घंटे बाद लौट कर आया तो देखा व्योमकेश पत्र को गोद में लिए बैठा है और अपने आप में हंस रहे हैं। मैंने पूछा, हंसी किस लिए है? व्योमकेश ने कहा, यही तो मसाला है। चिंतामणि कुंडू साहब ने एक बात में गलती की है। तपन के घर में बिजली जाने का समय उन्होंने ठीक से नोट नहीं किया। तुम्हें ये कैसे पता? अगर मेरी अनुमान सही है तो निश्चित रूप से उसने गलती की है और एक और गलती की है। ये तो स्वाभाविक है। व्योमकेश फिर से हल्के से हंसने लगे, फिर गंभीर होकर कहा, अजीत, चिंतामणि बाबा के घर में टेलीफोन है। तुम उसका नंबर खोजो और उन्हें फ़ोन करो। एक ज़रूरी सवाल का जवाब चाहिए। उनसे पूछना तपन की आवाज़ कैसी थी। निश्चित रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और कुछ जानना चाहते हैं? और कुछ नहीं। उसे कह दो चिंता की कोई बात नहीं, मैं तुरंत जा रहा हूँ। चिंतामणि बाबू को फ़ोन किया, फिर लौट कर कहा, तपन की आवाज़ चिरचिर कर रही थी। व्योमकेश ने कहा, चिरचिर? तो मैंने सही पहचाना और कोई संदेह नहीं। मैंने कहा, तुम ही जानो कि क्या पहचाना, लेकिन चिंतामणि बाबू की आवाज़ भी चिरचिर लग रही थी। व्योमकेश ने कहा, इसमें आश्चर्य क्या है? एक तो पक्षाघात, फिर पुलिस का आतंक। चलो बाहर निकले, काम करके लौट कर दोपहर का भोजन कर लेंगे। चिंतामणि बाबू के घर की सड़क काफ़ी चौड़ी नई सड़क है। शहर के अंतिम सिरे पर होना अपेक्षाकृत सुनसान है। पुलिस की पहरेदारी देखकर तपन सेन का घर आसानी से पहचान में आ गया। उनके सामने चिंतामणि बाबू का 2 मंजिला घर है। हम ऊपर चढ़ गए। हमने दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही नौकर रामाधीन ने दरवाज़ा खोलकर एक तरफ हट गया। हम अंदर गए। खुली खिड़की के पास चिंतामणि बाबू कुर्सी पर बैठे थे। उत्सुकता से आवाज़ बढ़ाकर बोले, व्योमकेश बाबू, रास्ते में आते देख ही पहचान लिया। आइए। रामाधीन ने 2 कुर्सियाँ आगे बढ़ाई। हम बैठ गए। टेलीफोन पर आवाज़ सुनकर मैं चिंतामणि बाबू के चेहरे का जो अनुमान लगा रहा था,
असल में वैसा नहीं था। वह काले और मोटे व्यक्ति है। बैठे रहने पर उन्हें पक्षाघातग्रस्त नहीं लग रहा था। उनके पास एक महंगा बायनोकुलर रखा हुआ है। चिंतामणि बाबू ने कहा, पहले बताए क्या पियेंगे, चाय, कोको या कुछ और? व्योमकेश ने कहा, अब कुछ ज़रूरत नहीं है। पुलिस आज आपसे मिली थी क्या? चिंतामणि बाबू ने कहा, नहीं आई, बल्कि दरोगा एक बार मेरी ओर दौड़ कर आ रहा था। एक बार वह घर में जाकर पूछताछ कर रहा था। वे क्या चाहते हैं समझ नहीं आ रहा। वही सवाल 50 बार। मेरा पक्षाघात हुआ है, मैं सीढ़ी से नीचे उतर सकता हूँ या नहीं, बायनोकुलर वहाँ क्यों रखा है, तपन सेन को घर किराए पर क्यों दिया है, बताओ। व्योमकेश बाबू, इन सब सवालों का मैं क्या जवाब दूँ? जवाब देते देते मेरी जान हलक में आ गई है। अब आप मुझे बचाइए। व्योमकेश ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब दरोगा बाबू से एक बार मिलना ज़रूरी है। क्या वो? बोलते बोलते दरोगा बाबू दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए। 10-12 साल पहले विजय भादुड़ी जब छोटे दरोगा थे तब उनके साथ परिचय हुआ था। दुबले, लंबे, बेजान, बाज की तरह रंग, लेकिन अत्यधिक सक्रिय और शंकालु व्यक्ति। 10 वर्षों में वो बड़े दरोगा बन गए हैं, लेकिन उनके चेहरे में एक भी बदलाव नहीं आया है और मन भी पहले की तरह संदेहपरायण है। यह उनके आंखों की दृष्टि से समझा जा सकता है। दरवाजे के निकट से तेज नज़रों से उसे देखते हुए वह कमरे में प्रवेश कर गया। सूखी आवाज़ में बोला, व्योमकेश बाबू। व्योमकेश हंसते हुए बोला, आपने पहचान लिया? तो क्या आपका आरोपी मतलब तपन सेन पकड़ा गया? विजय भादुड़ी ने एक बार चिंतामणि बाबू को चिढ़ाते हुए कहा, अभी तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन जाएगा कहाँ? अचानक यहाँ आने का आपका क्या उद्देश्य है व्योमकेश बाबू? व्योमकेश बोला, चिंतामणि बाबू मेरे मुवक्किल हैं, उनके घर में हत्या हुई है, उनके किराएदार ने हत्या की है। आप लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने मुझे नियुक्त किया है। विजय भादुड़ी ने कुटिल दृष्टि से व्योमकेश की ओर देखते हुए शायद मन में विचार किया कि व्योमकेश को धक्का दे दे या नहीं। फिर जब उन्होंने बात की तो उनकी आवाज़ एकदम बदल गई। वो व्योमकेश की ओर झुककर थोड़ा धीमे स्वर में बोले, एक बार बाहर आएंगे, 2 बातें हैं। चले। हम कमरे के बाहर लंबे बरामदे में एक कोने में खड़े हो गए। विजय बाबू ने चेहरे पर एक ज़बरदस्त मुस्कान लाते हुए कहा, देखिए व्योमकेश बाबू, ऊंचे स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा है। अगर आप इस मामले में दखल देना चाहे तो मैं आपको नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप चिंतामणि कुंडू की मदद न करें। मेरा विश्वास है वह बेवकूफ़ नौकर इस मामले में छिपकर शामिल है। व्योमकेश स्थिर होकर विजय बाबू की बातें सुनता रहा। फिर बोला, क्या आपको पता है कि किसने हत्या की? विजय बाबू बोले, बेशक तपन सेन ने हत्या की है, लेकिन बुजुर्ग भी इसमें शामिल है। अगर बुजुर्ग इसमें शामिल होता तो तपन के खिलाफ हत्या का आरोप क्यों न लगाया जाता? यही पर चालाकी है। तपन को पकड़वा कर बुजुर्ग खुद को बचाना चाहता है। व्योमकेश ने निराश स्वर में कहा, माफ़ करें विजय बाबू, आपने इस मामले को कुछ नहीं समझा। भ्रुकुटी चढ़ाते हुए विजय बाबू बोले, इसका मतलब? व्योमकेश बोला, मतलब बाद में बताऊंगा, पहले आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दें। जिस चाकू से हत्या की गई थी क्या वो मिला है? नहीं, तपन वो लेकर भाग गया है। क्या तपन के घर की तलाशी में कुछ मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे सुराग मिले। हालांकि तिजोरी अभी तक नहीं खोली गई है, उसकी चाबी तपन के पास है। क्या शांता से पूछताछ करके कुछ मिला? काम के बारे में मुझे कुछ नहीं मिला। 4 महीने पहले उनकी शादी हुई। पति के कामकाज के बारे में शांता कुछ नहीं जानती। लेकिन मैं सब जानता हूँ, किसने हत्या की है, यहाँ तक कि मैं ये भी जानता हूँ कि आरोपी कहाँ है। विजय बाबू कूद कर खड़े हो गए। आप जानते हैं तो अब तक क्यों नहीं बताया? व्योमकेश हंसते हुए बोले, समय आने पर बताऊंगा। उससे पहले मैं तपन के घर एक बार घूम कर देखना चाहता हूँ और शांता से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने उसे अच्छी तरह से पूछताछ की है और संतोषजनक उत्तर भी पाए हैं। मैं केवल 2-4 सवाल करूँगा। विजय बाबू बोले, ठीक है, लेकिन आरोपी भी मिलेगा। कहाँ? उस घर में? आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मिल जाएगा, पहले चलो उस घर में, आरोपी को पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे।
इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि तपन सेन घर लौटेगा या घर में छिपा है? आइए आइए। व्योमकेश आगे बढ़ते हुए सीढ़ी की ओर बढ़े। चिंतामणि बाबू के दरवाजे के सामने खड़े होकर बोले, चिंतामणि बाबू, आप निश्चिंत रहे, हम एक बार उस घर में जा रहे हैं। 1 घंटे के भीतर हत्या का रहस्य सुलझ जाएगा। इसके बाद हम सीढ़ी से नीचे चले गए। तपन के घर के चारों ओर पुलिस तैनात थी। मैंने एक अजीब बात देखी है। चोर भागने से पुलिस की बुद्धि बढ़ती है। अपराधी जब अपराध करके भाग जाता है तो घटनास्थल के चारों ओर कड़ी सुरक्षा लगाकर क्या फ़ायदा है? मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। व्योमकेश गली से खिड़की के दरवाजे की ओर जाने को कह रहे थे। मुख्य और खिड़की के दरवाजे के अलावा घर से भागने का कोई और रास्ता नहीं है। दीवारें लांघ कर भागना संभव नहीं है। दरोगा विजय बाबू बोले, नहीं। खिड़की के दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा था। ऊपर से दरवाजे पर ताला लगा था। विजय बाबू के आदेश पर पहरेदार ने ताला खोल दिया। हम अंदर गए। एक छोटे से आंगन के बगल में 2 कमरे, साथ में रसोई और स्नानघर। व्योमकेश बोले, विजय बाबू, आप और अजीत शांता के पास बैठे, मैं स्नानघर और रसोई एक बार देख लेता हूँ। ये कहकर वह पास की ओर चल दिए। हमने सामने के कमरे में प्रवेश किया। ये बैठने का कमरा था। इसे बांस के फर्नीचर से सजाया गया था। एक बांस की कुर्सी पर शांता अवसादित और असहाय बैठी थी। चिंतामणि कुंडू ने उसके चेहरे का जो वर्णन किया था वह सत्य था। वर्तमान में उसके बाल अस्त व्यस्त थे। उसकी आंखें भी फुली फुली थी। शायद उसने रोया था। हम कमरे में दाखिल हुए तो उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसने मुझे देखा ही नहीं, विजय बाबू की ओर प्रश्न भरी नज़र से देखा। विजय बाबू ने कुछ नहीं कहा। एक कुर्सी पर बैठ गए। मैं भी बैठ गया। तीनों चुपचाप बैठे हैं। मैं सोच रहा हूँ, पुलिस की पूछताछ सुनकर लड़की थक गई है। अगर वह निर्दोष है, उसके पति के अपराध में उसका कोई संबंध नहीं है, फिर भी उसकी मुक्ति नहीं है। लेकिन तपन ने उस आदमी की हत्या क्यों की? जलन? शांता के साथ उस आदमी का क्या था? व्योमकेश शयन कक्ष से दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कान है। वो शांता के सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया और स्मित मुक्त होकर उसकी ओर देखने लगा। शांता ने भी थके हुए मन से उसकी ओर देखा। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में आशंका और सतर्कता झलकने लगी। वह सीधे होकर थोड़ी भ्रमित मुद्रा में बोली, क्या क्या? व्योमकेश प्रसन्न स्वर में बोला, आपके शयन कक्ष में एक छोटा लोहे का संदूक है, मैंने देखा। उसमें क्या है? शांता ने कहा, मैंने तो दरोगा बाबू को बताया है, मुझे नहीं पता। मेरे पति संदूक की चाबी अपने पास रखते हैं। विजय बाबू ने कहा, संदूक का ताला तोड़ने का इंतज़ाम मैंने कर लिया है। अच्छा, उसमें बहुत सा सामान मिलेगा, चोरी का सामान, दोपहर में डकैती का गहने। व्योमकेश शांता की ओर मुड़ा। अच्छा बताइए, आपके पति ने दाढ़ी नहीं कटवाई? घर में दाढ़ी काटने का सामान क्यों नहीं है? शांता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अस्पष्ट स्वर में कहा, वो सैलून में दाढ़ी कटवाते थे। व्योमकेश बोला, अच्छा, आपके पति तो असाधारण व्यक्ति थे, वह सैलून में दाढ़ी कटवाते थे, लेकिन घर में चप्पल नहीं पहनते थे, क्या कोई कारण था? शांता ने आंखें झुकाकर कहा, उनकी चप्पल फटी हुई थी, नई चप्पल नहीं खरीदी गई थी। जब घर पर होते मेरी चप्पल पहनते। व्योमकेश बोला, तो ये सच है, आपके दोनों के पैरों का माप लगभग समान है? शांता बोली, लगभग समान। व्योमकेश बोला, वाह, कितनी सुविधा है। आपके पति पत्नी में तो लगभग सब कुछ समान है, सिर्फ बालों का रंग अलग। चिंतामणि बाबू ने बताया था कि तपन के बालों का रंग तांबे जैसा है, सही है? शांता ने एक बार थूक निकलते हुए कहा, हाँ। विजय बाबू इतने समय से आंखें बंद करके प्रश्नोत्तर सुन रहे थे। अचानक खड़े होकर तीव्र उत्तेजना के स्वर में बोले, व्योमकेश बाबू। व्योमकेश ने हाथ उठाकर कहा, रुकिए, तैयार रहिए, अब मेरा आखिरी सवाल। शांता देवी, चिंतामणि बाबू ने देखा कि आपके गाल पर मसूर के जैसा लाल तिल है, वो तिल कहाँ गया? शांता ने झटपट अपने बाएं गाल पर हाथ रखा, फिर संभलते हुए बोली, तिल? मेरे गाल पर तो तिल नहीं है। चिंतामणि बाबू ने गलती से देखा है, शायद लाल मिट्टी का छींटा लगा हुआ था। व्योमकेश के चेहरे पर हिंसक हंसी खिल उठी। उसने कहा, हर सवाल का जवाब तैयार कर लिया है, ऐसा लग रहा है, लेकिन इस सवाल का आप क्या जवाब देंगे?
उसने तेजी से शांता के बाल पकड़कर खींच लिया। उसी वक्त वे गिर गई। अंदर से गर्दन के निचले हिस्से पर तांबे रंग के बाल बाहर आ पड़े। शांता ने बिजली की गति से जवाब दिया। थोड़ा झुककर उसने अपनी दाई टांग से साड़ी का हिस्सा उठाया। पैर के साथ रबर की फंदे से बंधा हुआ एक चाकू निकला। तेजी से चाकू मुट्ठी में लेकर शांता ने व्योमकेश की ओर लक्ष्य साधा और चाकू चलाया। मैं भयभीत और स्तब्ध होकर बस देखता रहा। एक स्त्री के सुंदर मुलायम चेहरे का एक पल में इतना क्रूप और कठोर हो जाना, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दरोगा विजय बाबू यदि तैयार न होते तो शायद व्योमकेश की जान बचती या नहीं, ये संदिग्ध था। वह बाघ की तरह कूदकर शांता की कलाई पकड़ लिया। चाकू शांता की मुट्ठी से छिटक कर गिर पड़ा। वह विषाक्त नजरों से व्योमकेश की ओर देखती हुई सांप की तरह सांस लेने लगी। व्योमकेश मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। विजय बाबू, ये लीजिए आपका हत्यारा आरोपी और ये लीजिए हत्या का हथियार। विजय बाबू थोड़े हिचकिचाते हुए बोले। लेकिन चिंतामणि बाबू ने कहा था तपन सेन। व्योमकेश ने कहा, तपन सेन का अस्तित्व नहीं है विजय बाबू, केवल अद्वितीय शांता सेन है। यही रात को तपन सेन और दिन में शांता सेन अर्धनारीश्वर मूर्ति। यह एक महान महिला है। ये मत सोचिए कि विधुभूषण को मारना ही इनकी एकमात्र उपलब्धि है। 2 महीने पहले इन्होंने वर्धमान जेल के गार्ड को मारकर जेल से भाग गई थी। इनके असली नाम का मुझे पता नहीं। आप पुलिस के आदमी हैं, फरार कैदी का नाम जान सकते हैं। विजय बाबू ने शांता का हाथ मुट्ठी में थाम लिया और चमकीली आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्रमीला पॉल। अब सब समझ गया हूँ। अपने पति को जहर खिलाने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। 2 साल जेल में बिताने के बाद तुमने जेल के गार्ड को मारकर भाग गई थी। भागकर यहाँ आकर तुम पति पत्नी बनकर छिप गई थी। फिर उस रात विधुभूषण तुम्हें देख लेते हैं। विधुभूषण तुम्हें पहचानने के बाद तुम्हारे पीछे हो लेते हैं। यहाँ घर के आगे आकर तुमने उसे मार डाला। व्योमकेश की ओर आंखें घुमाकर विजय बाबू ने कहा, कैसे? यही तो। व्योमकेश ने कहा, मोटे तौर पर यही है। विजय बाबू ने गरजते हुए कहा, जमादार। जमादार कमरे के बाहर था। प्रवेश कर अंदर आया। विजय बाबू ने कहा, हथकड़ी लगाओ। चिंतामणि बाबू के कमरे में बैठे चाय पीते हुए व्योमकेश ने कहा, आपके पत्र को पढ़कर मैं थोड़ा चौंका था चिंतामणि बाबू। आपने उन दोनों को कभी साथ नहीं देखा। दूरबीन से भी उनके जाल को भेदने में असफल रहे। क्यों? पुरुष बौना है और लड़की लंबी है। वे सामने के दरवाजे से नहीं आते जाते, वे खिड़कियों से आते जाते हैं। पुरुष चिड़चिड़ा गले में बात करता है। क्यों? संदेह होता है कि कहीं छिपा हुआ कुछ चल रहा है। लेकिन ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है, जेल तोड़कर भागने के बाद प्रमीला पॉल के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी थी, भेस और कमाई। उसके बालों का रंग तांबे जैसा है, जो आसानी से ध्यान आकर्षित करता है। इसीलिए उसे अपने बाल कटवा कर पुरुष का स्वरूप धारण करना पड़ा। लेकिन दोपहर में डाका डालकर कमाई करने के लिए उसे महिला बनना ज़रूरी था। इसलिए उसने एक सुंदर विदेशी विग जुटा लिया। कहाँ बाल कटवाए, कहाँ से विग जुटाया, ये मैं नहीं जानता। लेकिन उसकी दोहरी जिंदगी शुरू हो गई। अब शीतकाल चल रहा है। स्त्रियों के लिए पुरुष का रूप धारण करना बहुत सुविधाजनक है। उसने अपनी नाक के नीचे एक छोटा सा तितली मूछ लगा ली, कोट पैंट के ऊपर ओवरकोट पहन लिया। फिर आपके पास घर किराए पर लेने आया। कहीं उसके स्त्री स्वर पहचान में ना आ जाए, इसीलिए उसने आपसे कटी कटी आवाज़ में बात की। कोलकाता शहर में डिस्गाइज में रहने में बहुत सुविधा है। पड़ोसी कोई किसी का ध्यान नहीं रखता। लेकिन उसने देखा कि आप हमेशा खिड़की के पास बैठे रहते हैं। आपके पास बाइनोक्यूलर है, उसे सावधान रहना होगा। उस रात आप सोने के बाद वह अपने सामान के साथ घर पर कब्जा करने आया। किसी को ये नहीं पता चला कि केवल एक व्यक्ति आया है या 2। उसके पास एक छोटा लोहे का संदूक था। वह उसे शयन कक्ष में रख गया। फिर उसकी दैनिक दिनचर्या शुरू हुई। सुबह वह स्कूल में पढ़ाने के बहाने बाहर निकलता। दोपहर डाका डालने के इरादे से घूमता फिरता। शाम को वापस आता। फिर रात के बाद आदमी बनकर आपको धोखा देने निकलता। कमरे की बिजली बंद करके लुक्कू, एक प्रकार का दिया, जलाकर बाहर निकलता। तेल खत्म होने पर लुक्कू बुझ जाती। आप सोचते कि शांता लुक्कू बुझाकर सो गई। आपने केवल एक गलती की।
इलेक्ट्रिक लाइट को तपन घर से निकलने से पहले बुझाता, ये आपने ध्यान नहीं दिया। आपके मन में कोई संदेह नहीं था, इसीलिए आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आप सोने के बाद वह फिर घर लौटता है और सो जाता है। एक स्कार्फ व शायद ओवरकोट के नीचे कमर में लपेट कर ले जाता था। लौटने पर इसे अपने ऊपर लपेट लेता। इसलिए पहले जिस रात आपने खड़खड़ की आवाज़ सुनी थी, उसे लौटते हुए देखा था। आप समझे वो शांता का गुप्त प्रेमी है। इस तरह चल रहा था, तभी अचानक प्रमीला के लिए एक भयानक खतरा उत्पन्न हो गया। पुलिस अधिकारी विधुभूषण ने प्रमीला को पहले भी देखा था। वो छुट्टियों में कोलकाता आया था और उसने पुरुष वेश के बावजूद उसे पहचान लिया। उसने प्रमीला का पीछा किया। शायद किसी होटल में दोनों की मुलाकात हुई थी। प्रमीला निश्चित रूप से उसे टालने की कोशिश करती रही, लेकिन जब वह नहीं कर पाई तब वाक्य अधूरा छोड़कर व्योमकेश रुक गया। सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। मैंने कहा, एक सवाल, क्या प्रमीला ने विधुभूषण को मारकर घर छोड़कर भागने का प्रयास नहीं किया? व्योमकेश ने कहा, भागने का समय नहीं मिला। उसे तो ये नहीं पता था कि चिंतामणि बाबू उठकर हत्या का दृश्य देख चुके हैं, इसीलिए उसकी कोई खास जल्दी नहीं थी। उसने सोचा था कि वह कीमती सामान और गहनों के साथ धीरे धीरे भाग जाएगी, क्योंकि उस घर में रहना अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है। घर के सामने लाश पड़ी है, पुलिस ज़रूर उससे पूछताछ के लिए आएगी। प्रमीला पॉल जेल से भागी हुई हत्या की आरोपी है। अगर पुलिस में कोई उसे पहचान ले, इसीलिए वह ज़रूर भागती। लेकिन अचानक 5 मिनट के भीतर पुलिस आ गई और घर को घेर लिया। तब भागने का कोई रास्ता नहीं रहा। प्रमीला ने जल्दी से विग पहनकर लड़की का रूप धर लिया, लेकिन जल्दी में वह गाल पर तिल लगाना भूल गई। गाल पर तिल क्यों बनाती? दोनों चेहरों में फ़र्क लाने के लिए। पुरुष रूप में नाक के नीचे मूंछ लगाती और स्त्री रूप में विग पहनने के साथ गाल पर तिल बनाते। समझ गए? तो अब मैं चलूँगा, चिंतामणि बाबू। चाय के साथ चिंतामणि बाबू ने गदगद होकर 200 रुपये का चेक लिख दिया। हम लौट चले। बेला 2 बजे बजने में देर नहीं हुई। पुलिस आरोपी के साथ अंतर्हित हो गई। यहाँ उनकी और कोई ज़रूरत नहीं है। श्रीयुक्त विजय भादुड़ी महाशय ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करके ज़रूर पर्याप्त सराहना अर्जित करेंगे। घर पहुंचकर देखा, सत्यवती दरवाजे के पास बेचैन होकर खड़ी है। हमें देखकर भूमि की ओर देखती हुई प्रश्नवाचक नज़र से देखा, अर्थात इतनी देर क्यों हुई? व्योमकेश अचानक हो करके हंस पड़ा। फिर हाथ बढ़ाकर सत्यवती की ठोड़ी को थोड़ा हिलाते हुए कहा, तुम भी कम नहीं हो। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।